नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज प्रथम के गद्य खंड का अध्याय नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसकी लेखिका हैं चपला देवी। तो इस संपूर्ण पाठ का व्याख्यान हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके प्रश्न उत्तर हल करते हैं। इस अध्याय का प्रथम प्रश्न है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो सेनापति हे को बालिका मैना ने कौन कौन से तर्क दिए महल की रक्षा के लिए। देखते हैं कि बालिका मैना ने अपने पिता के महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। प्रथम है, मैना ने तर्क दिया कि महल को गिराने से सेनापति की किसी उद्देश्य की पूर्ति न हो सकेगी, कि तुम महल को गिराओगे तो तुम्हारा कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। दूसरा है, मैना ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले को दोषी बताया और कहा कि इस जड़ पदार्थ मकान ने उसका कोई अपराध नहीं किया है। और यह भी तर्क दिया कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध है वो दोषी हैं, यह जड़ पदार्थ मकान दोषी नहीं है जो तुम इसको गिरा रहे हो। तीसरा तर्क दिया कि अंत में मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर कहा कि उनकी पुत्री मेरी की सहेली की रक्षा करनी ही चाहिए। सेनापति हे की जो दिवंगत पुत्री है मेरी, उसकी सहेली थी मैना, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पुत्री मेरी की सहेली की तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से तर्क दिए सेनापति हे को बालिका मैना ने महल की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, ऐसा क्यों। इसका जवाब है कि मैना अपने मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि वह मकान उसकी पैतृक धरोहर थी, पुरखों की संपत्ति थी वो। उसी में मैना की बचपन की यादें, पिता की स्मृतियाँ, परिवार की यादें समाई हुई थी। वह उसके जीवन का भी सहारा हो सकता था, इसलिए वह उसे बचाना चाहती थी। नाना साहब ने अंग्रेज सरकार को बहुत हानि पहुंचाई थी। अंग्रेजों के लिए वह राजमहल उनके दुश्मन नाना साहब की स्मृति या निशानी थी। वे उनकी हर निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे, हर निशानी को नष्ट करना चाहते थे, ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ न उठा सके। तो इसलिए उस जड़ पदार्थ को अंग्रेज नष्ट करना चाहते थे और मैना उस जड़ पदार्थ महल को बचाना चाहती थी। अगला प्रश्न है, सर टॉमस हे कि मैना पर दया भाव के क्या कारण थे। तो इसका जवाब है कि सर टॉमस हे की मृत दिवंगत पुत्री मेरी मैना की प्रिय सखी थी, मैना के बचपन की सहेली थी। और दूसरा कारण यह रहा होगा कि हे मैना के घर आते रहे थे और तब वे मैना को अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। मैना के रूप में उन्हें अपनी पुत्री मेरी की छवि दिखाई दी होगी, उनके मन में ममता जाग गई होगी, और ये सभी कारण रहे होंगे कि सर टॉमस हे के मन में मैना पर दया भाव उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न है, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद अर्थात भग्नावशेष जो थे महल के, प्रासाद के ढेर पर, जीर्ण शीर्ण महल के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी। तो इसका जवाब है कि मैना महल के भग्नावशेष ढेर पर या जीर्ण शीर्ण ढेर पर बैठकर जी भरकर रो लेना चाहती थी, किंतु पाषाण हृदय, पत्थर के समान कठोर हृदय वाले जनरल आउट्रम ने उसकी यह इच्छा पूर्ण न होने दी। जनरल आउट्रम के मन में यह भय रहा होगा कि अगर उसने
नाना साहब की बेटी के प्रति जरा भी सहानुभूति दिखाई तो ब्रिटिश सरकार का गुस्सा उस पर फूट पड़ेगा, उसे इसके लिए दंड भी मिल सकता है। क्रोध से पागल सामान्य अंग्रेज नागरिक भी उस पर नाराजगी व्यक्त कर सकता है। इस कारण उसने मैना की यह छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। अगला प्रश्न है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आपको अपनानी चाहिए या आप अपनाना चाहोगे और क्यों? तो इसका जवाब है कि बालिका मैना के चरित्र से हम देश प्रेम की भावना, उसका साहसीपन, स्पष्ट वक्ता, भावुकता और तर्कशीलता की विशेषताएं अपनाना चाहेंगे, क्योंकि यह कुछ ऐसे गुण हैं जिससे मनुष्य का चारित्रिक विकास होता है, जिससे वह अपने साथ साथ देश के विकास में भी सहभागी होगा। इसलिए ये उसकी सभी विशेषताएं अपनाना चाहेंगे। अगला प्रश्न है, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। तो इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? भारत सरकार क्यों कहा गया है, किसके लिए कहा गया है? इसका जवाब है कि यहाँ भारत सरकार से आशय है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चलने वाली भारत सरकार, जिसे अंग्रेज अधिकारी चलाते थे। कहने से तात्पर्य है कि वह भारत सरकार जो पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के अधीन थी, उसी के अंतर्गत चलती थी और उसी के अधिकारी, ब्रिटिश सरकार के अधिकारी ही उस सरकार को चलाते थे। तो उस भारत सरकार की तरफ इंगित किया गया है। अगला प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित है। प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी? जो लेख लिखा गया है कि इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी, तो इसका जवाब है कि स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में समाज के लोगों को संदेश पहुंचाने में लेखों की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। लोग जब अंग्रेजों के अत्याचार को पढ़ते होंगे तो उनके विरुद्ध हो जाते होंगे, अर्थात इस प्रकार के लेख पढ़कर और उनके हृदय में क्रांति की ज्वाला उत्पन्न हो जाती होगी। जब वे मैना जैसी निडर बालिका के निर्मम वध की बात सुनते होंगे तो उनका हृदय करुणापूरित हो जाता होगा, करुणा से भर जाता होगा और मैना के बलिदान से देशभक्ति की प्रेरणा मिली होगी। यही भाव स्वाधीनता आंदोलन को बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि मैना के बलिदान की यह खबर आपको रेडियो पर प्रस्तुत करनी है। इन सूचनाओं के आधार पर आप एक रेडियो समाचार की तैयारी करें या एक रेडियो समाचार तैयार करें और कक्षा में भावपूर्ण शैली में पढ़ें। तो रेडियो समाचार जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। इंट्रो, लीड, मुखड़ा, फिर उसकी बॉडी और फिर उसका निकाय। तो इसी प्रकार से यहाँ लिखा जा रहा है। प्रारंभ किया जाता है मुखड़े से, इंट्रो लीड से, अर्थात उसके मुख्य वाचन से। तो इसका जवाब है, रेडियो समाचार जो शुरू होगा तो किस प्रकार से होगा कि यह आकाशवाणी का कानपुर चैनल है, वहीं से खबर प्रसारित हो रही है। आज रात्रि के संध्या समाचारों में मैना देवी के बलिदान पर एक संक्षिप्त समाचार सुनाया जा रहा है। समाचार के प्रस्तुतकर्ता हैं श्री रवि वर्मा। अत्यंत दुख के साथ यह सूचित किया जाता है कि कल सायंकाल के समय मैना देवी का दुखद अवसान हो गया है। फिर ये जो आता है ये बॉडी और निकाय आ जाता है। समाचार यह है कि अंग्रेज जनरल आउटरम द्वारा बड़ी ही अमानवीयता के साथ मैना देवी को जलती हुई आग में भस्म कर दिया गया। सारा शहर इस क्षोभ से अत्यंत क्रुद्ध तथा दुखी है।
भले ही आज मैना देवी इस नश्वर संसार को त्याग कर परम धाम में चली गई है, परंतु उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले समय में देशवासियों को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। धन्यवाद। तो समाचार समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से रेडियो पर समाचार शैली प्रस्तुत की जा सकती है। अगला प्रश्न है, इस पाठ में रिपोर्टाज के प्रारंभिक रूप की झलक मिलती है, लेकिन आज गलत टाइप हो गया, लेकिन है ये, लेकिन आज अखबारों में अधिकांश खबरें रिपोर्टाज की शैली में लिखी जाती हैं। आप कोई 2 खबरें किसी अखबार से काटकर अपनी कॉपी में चिपकाएं तथा कक्षा में पढ़कर सुनाइए। तो इसमें एक खबर दी गई है, एक खबर आपको लिखनी है कि नवभारत टाइम्स का ये अखबार है। 25 सितंबर 2014, पहली ही कोशिश में मंगल तक पहुंचा भारत। तो ये उस समय की है जब मंगल पर विजय प्राप्त की थी भारत ने। तो ये इसका प्रकरण है, पहली ही कोशिश में मंगल तक पहुंचा भारत। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत ने नायाब उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अनुसंधान संस्थान इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान सुबह 8 बजे करीब मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। यह उपलब्धि हासिल करने के बाद भारत दुनिया में पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने अपने पहले ही प्रयास में यह सफलता हासिल की है। एशिया से कोई भी देश यह सफलता हासिल नहीं कर सका है। चीन और जापान के अब तक के प्रयास विफल रहे हैं, जबकि अमेरिका को मंगल तक पहुंचने के लिए 7 प्रयास करने पड़े थे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और मावेन की टीम ने भारतीय यान के मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए इसरो को बधाई दी है। तो ये इस प्रकार से हम अखबार से ये रिपोर्टाज की शैली में जो खबर लिखी हुई है वो लिख सकते हैं, अखबार का सहारा ले सकते हैं हम। इसका अगला प्रश्न है कि इस पाठ में रिपोर्टाज के प्रारंभिक रूप की झलक मिलती है, लेकिन आज अखबारों में अधिकांश खबरें रिपोर्टाज की शैली में लिखी जाती हैं। तो इसमें पूछा यह गया है कि आप अपने आसपास की किसी घटना का वर्णन रिपोर्टाज शैली में लिखिए। तो ऊपर के प्रश्न में रिपोर्टाज अखबार से लिखवाया गया है, जबकि यहाँ स्वयं के आसपास की कोई भी घटना है उसको रिपोर्टाज की शैली में लिखना है। रिपोर्टाज एक रिपोर्ट का ही सजीव रूप होता है, अर्थात अपने अनुभव किए हुई आंखों देखे दृश्य को एक सजीवता के साथ समाचार की शैली में जो लिखा जाता है वह रिपोर्टाज कहलाता है। तो यहाँ प्रस्तुत है कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। अमर, प्रेम और राज तीनों मंगलवार की रात गाड़ी से घर जा रहे थे। तो ये इन तीनों की दुर्घटना हुई थी। तब पीछे से ट्रक ने गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे वह पलट गया। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और डॉक्टर्स ने अमर को मृत घोषित कर दिया, जबकि प्रेम और राज की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। तो इस प्रकार से हम रिपोर्टाज लिख सकते हैं। आप इसके अतिरिक्त और भी किसी घटना का रिपोर्टाज बनाकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आप किसी ऐसे बालक या बालिका के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए जिसने कोई बहादुरी का काम किया हो। कि हमारा देश पहले से वीरांगनाओं का देश रहा है, कि यहाँ वीर भी और वीरांगना भी जन्म लेते रहते हैं।
आज भी इनकी कमी नहीं है। ऐसी ही एक बहादुर लड़की ने अपनी जान पर खेलकर अपने मात्र 4 वर्ष के भाई की जान बचाई। दिल्ली की 9 वर्ष की बालिका महिका अपने परिवार के साथ केदारनाथ मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। अचानक प्राकृतिक विपदा आन पड़ी और वह अपने परिवार से बिछड़ गई। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। वैसे में उसे अपने छोटे भाई के रोने की आवाज आई। तैरना न आने के बावजूद वह बिना कुछ सोचे पानी में कूद गई और अपने भाई को ढूंढ के सुरक्षित स्थान पर ले आई। 3 दिन तक वह भूखे प्यासे अपने भाई को पकड़े बैठी रही। उसे इस कार्य पर, इस बहादुरी पर राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न भाषा और अध्ययन से संबंधित है कि भाषा में वर्तनी का स्वरूप बदलता रहता है। इस पाठ में हिंदी गद्य का प्रारंभिक रूप व्यक्त हुआ है, जो लगभग 75-80 वर्ष पूर्व का था। इस पाठ के किसी पसंदीदा अनुच्छेद को वर्तमान मानक हिंदी के रूप में लिखिए। तो इसका जवाब है कि कानपुर में घटित हत्याकांड के बाद अंग्रेजी सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में स्थित नाना साहब का राजमहल अंग्रेजों द्वारा लूट लिया गया, लेकिन अंग्रेज अधिक नुकसान नहीं कर पाए। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप द्वारा नाना साहब के महल को उड़ा देना चाहा। तभी महल के बरामदे में एक सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। यह देखकर अंग्रेजी सेना को हैरानी हुई, क्योंकि महल को लूटते समय वह बालिका वहां दिखाई नहीं दी थी। तो इस प्रकार से इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।